हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोदी वंश के ऊपर होने वाला है और ये दिल्ली सल्तनत का अंतिम वीडियो है लोदी वंश का। ठीक है, इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें मैं पूरे सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था, कला, साहित्य जो भी होंगे उसे एक साथ कवर करा दूंगी, एक ही जगह पर याद करवा दूंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो लोदी वंश के ऊपर है। लेकिन आप इस वीडियो को देखने से पहले जो दिल्ली सल्तनत के मैंने पुराने वीडियो डाले हैं उसे भी आप देखिए। क्रम से देखेंगे तो आपको चीज़ें बहुत लंबे समय तक याद रहेंगी। पहले आप दिल्ली सल्तनत का जो मैंने परिचय बताया था वो वीडियो देखिए, फिर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और सैयद वंश तक के जो वीडियो हैं वो कवर कर लीजिए ताकि जो स्टोरी है आपको रिलेट कर पाए और आगे जो भी टॉपिक मैं पढ़ाते जाऊंगी आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, ताकि एग्जाम हॉल में तो आपसे कोई कंफ्यूजन ना हो और कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे बस यही कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगते हैं, कंटेंट अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूजफुल कंटेंट के साथ वीडियो लेकर आने के लिए। बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, इसलिए आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। लोदी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक होता है। कब से कब तक होता है? 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक होता है। और इसी शासनकाल में जो मैंने आपको पिछला सैयद वंश का वीडियो बताया था ना, तो इसके जो संस्थापक है कौन? बहलोल लोदी। ठीक है, बहलोल लोदी। सैयद वंश के समय से हमने देखा था इसको। जो मोहम्मद शाह है वो क्या करता है? इसको खाना की उपाधि देता है। और उस समय ये अफगान का, ठीक है, अफगान यानी सरहिंद का गवर्नर होता है, उस क्षेत्र पे शासन कर रहा होता है बहलोल लोदी। और जब खाना की इसकी उपाधि मिलती है तो ये अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित करने के रूप में रहता है। ये दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करना चाहता है। ठीक है, तो जैसे ही मोहम्मद शाह की जो मृत्यु हो जाती है उसके बाद कौन बैठता है? अंतिम शासक जो होता है सैयद वंश का, अलाउद्दीन आलम शाह। ठीक है, तो अलाउद्दीन जो आलम शाह गद्दी पर बैठता है तो उसे अपदस्थ करके ये दिल्ली सल्तनत पर अधिकार करता है। मतलब जो अलाउद्दीन आलम शाह हमने देखा था वो स्वयं बहलोल लोदी के भय से वापस चला जाता है और दिल्ली का जो गद्दी है वो खाली हो जाता है। तो उस पे जाके कौन अधिकार कर लेता है? ये बहलोल लोदी, और अपने नाम पर लोदी वंश की नींव रखता है। ठीक है, तो लोदी वंश का संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी। और बहलोल लोदी का शासनकाल कब से कब तक होता है? तो 1451 से 1489 ईस्वी तक होता है। कब से कब तक होता है? 1451 से 1489 ईस्वी तक होता है। इससे आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है, ये याद रखना है कि इससे पहले कहाँ का शासक था? तो अफगान सरहिंद का शासक था। ठीक है, और इसे जो मोहम्मद शाह है उसने खाना की उपाधि दी थी और इसी ने ही लोदी वंश की स्थापना की। संस्थापक के रूप में बहलोल लोदी का नाम आपको याद रखना है। और इसने अपने नाम पर बहलोल सिक्के चलाए जो चांदी से बने होते थे। ठीक है, तो चांदी के सिक्के चलाए बहलोल लोदी ने अपने नाम पर। ठीक है, और इससे एक चीज़ और आपको ये याद रखना है कि ये जो बहुत साधारण शासक था, जब दरबार लगता था ना तो ये सिंहासन पर ना बैठकर साधारण व्यक्तित्व के जैसे, आम इंसान के जैसे बैठकर दरबार में का हिस्सा बनता था। ठीक है, तो बहलोल लोदी से आपको सिर्फ इतनी ही चीज़ें याद रखनी है कि संस्थापक के रूप में एक, इससे पहले दिल्ली सल्तनत पर शासन करने से पूर्व ये सरहिंद अफगान का शासक था, ये याद रखना है। ठीक है, और इसने अपने नाम पर, जो बहलोल लोदी है, इसने अपने नाम पर चांदी के सिक्के चलाए, बहलोल सिक्के चलाए। ठीक है, तो यही चीज़ें हैं जो बहलोल लोदी से आपको याद रखना है। फिर 1489 में जब इसकी मृत्यु हो जाती है तो ये अपनी मृत्यु से पहले, मतलब मृत्यु के पूर्व ही जो निजाम खां होते हैं, इसके तीसरे पुत्र निजाम खां, इसे अपना उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करता है और इसकी मृत्यु हो जाती है। कब? 1489 ईस्वी में। ठीक है, तो किसे अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता है? निजाम खां को। आपको ये नाम याद रखने हैं। अब देखते हैं सिकंदर लोदी के बारे में। तो ये सिकंदर लोदी जो है वो बहलोल लोदी के बाद शासक बनता है और ये 1489 ईस्वी से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। ठीक है, कब से कब तक करता है? तो 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन करता है। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जब बहलोल लोदी है अपनी मृत्यु के समय, मृत्यु से पूर्व ही निजाम खां जो अपने तीसरे पुत्र हैं, निजाम खां को उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करके उसकी मृत्यु हो जाती है ना। तो अब सोचेंगे कि निजाम खां कहाँ चले गया और ये सिकंदर लोदी कैसे आ गया? तो थोड़ी सी स्टोरी देखिए। जो सिकंदर लोदी है उन्हीं का नाम होता है निजाम खां। ठीक है, तो जब निजाम खां को ये उत्तराधिकारी के रूप में घोषित करता है तो जब निजाम खां यानी सिकंदर लोदी गद्दी पर बैठ रहा होता है, कब? 1489 ईस्वी में। तो इससे पहले जो सरदार होते हैं, कुछ जो प्रमुख सरदार होते हैं ना, वो बहुत विरोध करते हैं कि निजाम खां को हम सुल्तान नहीं बनाएंगे, उसे हम गद्दी पर नहीं बैठाएंगे। ठीक है, वजह क्या होता है? तो जो निजाम खां की माँ होती है ना, जयबंद,
उनकी माँ का नाम क्या होता है, जयबंद, यानी जो सिकंदर लोदी की माँ है जयबंद, वो एक सुनार की पुत्री होती है। इसलिए जो सरदार है इसका विरोध करते हैं कि हम इसे सुल्तान नहीं बनाएंगे, हम इसे शासक नहीं बनाएंगे। लेकिन कुछ जो अमीर सरदार है वो निजाम खां के सपोर्ट में होते हैं, इसका सहयोग करते हैं। और उन्हीं अमीर सरदारों के सहयोग से जो निजाम खां है 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और यही सिकंदर लोदी कहलाता है। ठीक है, जो निजाम खां है वो क्या करता है, 17 जुलाई 1489 ईस्वी को सुल्तान सिकंदर शाह के नाम से गद्दी पर बैठता है और यही सिकंदर लोदी कहलाता है। तो सिकंदर लोदी के गद्दी पर बैठने का जो स्टोरी है आपको समझ में आ गया होगा। ये जो सिकंदर लोदी है वो पूरे लोदी वंश का, सिकंदर लोदी जो है पूरे लोदी वंश का सबसे महानतम शासक होता है, सबसे प्रतापी शासक होता है। जो राजस्थान वाला क्षेत्र होता है ना, तो राजस्थान के जो शासक है उस पर नियंत्रण करने के उद्देश्य से ये 1504 ईस्वी में, डेट याद रखेंगे कब, 1504 ईस्वी में यमुना नदी के किनारे एक नया नगर बसाता है जिसका नाम क्या होता है, आगरा। जो आप ताजमहल देखते हैं ना जहाँ आगरा है, तो उस आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो इसी सिकंदर लोदी ने की थी। आपको याद रखना है कब की थी, तो 1504 ईस्वी में। ठीक है, और जब ये 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है तो उसे अपनी राजधानी बनाता है। तो इससे पहले ये कहाँ शासन कर रहा होता है, दिल्ली सल्तनत पे ही शासन कर रहा है, दिल्ली को राजधानी बनाकर शासन कर रहा होता है ना। लेकिन जब ये 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना करता है तो आगरा शहर को ही अपनी राजधानी बनाता है। और आगरा शहर स्थापित करने का इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो जो राजस्थान का क्षेत्र है, राजस्थान के जो शासक है उस पर ये नियंत्रण करना चाहता है। ठीक है, तो आगरा शहर की स्थापना किसने की, सिकंदर लोदी ने की। कब की, 1504 ईस्वी में की। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन देखने को मिलेगा को हर एग्जाम में कि आगरा शहर की स्थापना किसने की, तो सिकंदर लोदी ने की। कौन से वंश का शासक था, तो लोदी वंश का शासक था। ठीक है, देखिए सिकंदर लोदी से आपको एक चीज और याद रखनी है कि इसने भूमि मापन के लिए एक पैमाना दिया, एक पैमाना ईजाद किया जिसे गजे सिकंदरी नाम दिया। ठीक है, गजे सिकंदरी क्या है, भूमि मापन की एक पैमाना है, भूमि मापने की एक इकाई है, पैमाना है। ठीक है, इसे किसने दिया, तो सिकंदर लोदी ने दिया। इस सिंपल ऐसे आप कैसे याद रख सकते हैं, देखिए गजे सिकंदरी, सिकंदरी में सिकंदर नाम तो आ ही रहा है ना, तो सिकंदर लोदी ने ही गजे सिकंदरी जो मापन पैमाना है वो चलाया। ठीक है, और 21 वंश का शासक था, अगर ऐसा पूछा जाए तो लोदी वंश का शासक था। ठीक है, तो ये दो चीजें हो गई, एक आगरा नगर बसाया, एक गजे सिकंदरी भूमि मापन की जो इकाई है, पैमाना है, उसका इजाद किया। ठीक है, जो सिकंदर लोदी है वो बहुत परिश्रमी प्रवृत्ति का था, बहुत परिश्रमी था। इसने जो कृषि है, व्यापार है, इसको उन्नति के लिए प्रयास किया। ठीक है, और ये थोड़ा उदार प्रवृत्ति का भी था। इसने क्या किया, जो गरीब होते थे ना उनको मुफ्त में भोजन देने की व्यवस्था स्टार्ट की। जो निःशुल्क भोजन है, मुफ्त में भोजन है, इसने गरीबों को दिया। जो सिकंदर लोदी है वो बहुत शिक्षित था, विद्वान था। इसने संस्कृत के जो ग्रंथ है उसको फारसी में अनुवाद किया और उसे फरहंगे सिकंदरी नाम दिया। ठीक है, तो फरहंगे सिकंदरी क्या था, तो फारसी में अनुवाद था संस्कृत ग्रंथ का। ठीक है, किसने किया था, तो सिकंदर लोदी ने। फरहंगे सिकंदरी, सिकंदर नाम आ रहा है तो सिकंदर लोदी ने ही किया है। ठीक है, तो क्या था, ये संस्कृत ग्रंथ था जिसका फारसी में अनुवाद किया। और इसने एक और जो संगीत ग्रंथ था ना उसे लज्जत ए सिकंदरी के नाम से भी फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, संस्कृत ग्रंथ को फरहंगे सिकंदरी के नाम से किया और संगीत ग्रंथ को लज्जत ए सिकंदरी के नाम से फारसी में अनुवाद किया। किसने किया, सिकंदर लोदी ने किया। इसने तिब्बत ए सिकंदरी नाम से औषधि ग्रंथ की भी रचना की। ठीक है, इसने तिब्बत ए सिकंदरी नाम से औषधि ग्रंथ की भी रचना की। जो सिकंदर लोदी है वो स्वयं एक कवि था और इसने गुलरुखी नाम से बहुत सारी कविताएं भी लिखी, अपने नाम से नहीं लिखा, गुलरुखी नाम से कविता लिखी। ठीक है, तो सिकंदर लोदी क्या था, एक कवि भी था। ठीक है, अनुवाद तो किया, साथ में अभी क्या था, एक कवि भी था और इसने गुलरुखी नाम से बहुत सारी कविताएं लिखी। ये शहनाई सुनने का बहुत शौकीन था। ठीक है, कविताएं लिखता था, अनुवाद किया, साथ में इसे शहनाई सुनने का भी बहुत शौक था, शहनाई सुनने का बहुत ज़्यादा शौकीन था ये। ठीक है, सिकंदर लोदी ने अनाज पर जकात कर को समाप्त कर दिया। ठीक है, सिकंदर लोदी ने क्या किया, अनाज पर जो जकात कर था उसे समाप्त कर दिया। और जो सभी इतिहासकार हैं वो सिकंदर लोदी के समय के जो समृद्धि है उसका वर्णन करते हैं। ये जो सिकंदर लोदी था सल्तनत
सल्तनत काल का या जो इस लोदी वंश का एक महानतम शासक था। ठीक है, जो सिकंदर लोदी है वो मुहर्रम के अवसर पर मुसलमानों के द्वारा ताजिया निकालने की प्रथा और साथ में जो महिलाओं के द्वारा मजार पर जाने की प्रथा थी उसे बंद करवा देता है। ठीक है, महिलाओं का मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगवा देता है। ठीक है, सिकंदर लोदी क्या करता है, महिलाओं के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगवा देता है। ये धार्मिक रूप से असहिष्णु होता है। ठीक है, ये उदार प्रवृत्ति का तो होता है, हमने देखा, लेकिन ये धार्मिक रूप से असहिष्णु प्रवृत्ति का होता है। ठीक है, क्यों ऐसा कह रही हूँ, तो देखिए ये क्या करता है, जो कागड़ा का मंदिर है, कौन सा, ज्वालामुखी मंदिर, उसे तोड़ देता है। ठीक है, तो सिकंदर लोदी से सिर्फ इतनी ही चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, और इसके बाद 1517 ईस्वी में सिकंदर लोदी के मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी जो है वो गद्दी पर बैठता है। ठीक है, तो 1517 ईस्वी में कौन गद्दी पर बैठता है, इब्राहिम लोदी। 1517 से सिर्फ 1526 ईस्वी तक ये शासन करता है। देखिए इब्राहिम लोदी से आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना है। जो इब्राहिम लोदी है, देखिए 1517 से 1526 ईस्वी तक शासन करता है ना, तो ठीक 1517 ईस्वी में उसके शासनकाल के एक वर्ष बाद 1518 ईस्वी में, ठीक है, युद्ध होता है, खतौली का युद्ध। तो इस इब्राहिम लोदी से आपको दो युद्ध याद रखने हैं, खतौली का युद्ध और एक पानीपत का युद्ध। ठीक है, खतौली का युद्ध कब होता है, तो 1518 ईस्वी में। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब होता है, तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, दो युद्ध याद रखने हैं इब्राहिम लोदी से, एक खतौली का युद्ध, एक पानीपत का प्रथम युद्ध। जो 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध होता है, वो जो मेवाड़ के शासक होते हैं राणा सांगा, है ना, और इब्राहिम लोदी दोनों के बीच होता है। इसमें राणा सांगा जीत जाता है और इब्राहिम लोदी हार जाता है। देखिए दोनों युद्ध में ही इब्राहिम लोदी हार जाता है। ठीक है, तो जो खतौली का युद्ध है उसमें राणा सांगा जीत जाता है और वो जो चंदेरी है उस पर अधिकार कर लेता है। तो खतौली का युद्ध किसके किसके बीच होता है, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच होता है। राणा सांगा मेवाड़ का शासक होता है। कब होता है, तो 1518 ईस्वी में होता है। ठीक है, अब देखिए 1526 ईस्वी की बात है जब पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। तो जस्ट इससे पहले की जो परिस्थितियां हैं वो क्या होती हैं, तो जो दौलत खां है पंजाब का गवर्नर, कौन, दौलत खां पंजाब का गवर्नर, और जो आलम खां है इब्राहिम लोदी का चाचा। ठीक है, इब्राहिम लोदी का चाचा कौन है, आलम खां। तो ये जो लोग हैं वो इब्राहिम लोदी के शासनकाल से संतुष्ट नहीं होते, है ना, उसे गद्दी पर बैठे रहना देखना नहीं चाहते। तो क्या करते हैं, जो काबुल का शासक है, कौन, बाबर। ठीक है, काबुल का जो शासक है बाबर, उसको आक्रमण करने के लिए बुलाते हैं। कौन बुलाता है, तो जो दौलत खां है पंजाब का गवर्नर और इब्राहिम लोदी का चाचा कौन, आलम खां, ये बुलाता है किसको, बाबर को। फिर 1526 ईस्वी में पानीपत नामक जगह पर पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। किसके किसके बीच होता है, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच होता है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है और वहीं पर मारा जाता है। ठीक है, इब्राहिम लोदी मारा जाता है और बाबर जो है विजयी हो जाता है। और इसी के साथ ही 1526 ईस्वी में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो जाती है, कहाँ, भारत पर। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का अंत हो जाता है इब्राहिम लोदी की हार के साथ, मृत्यु के साथ, और नए साम्राज्य मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। किस युद्ध के बाद, 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद। ठीक है, तो इब्राहिम लोदी या लोदी वंश से आपको सिर्फ इतनी ही चीजें याद रखनी है। लोदी वंश के समाप्ति के बाद सल्तनत काल भी समाप्त हो जाता है और इसके बाद मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है। इसके अगले वीडियो में हम जो सल्तनत कालीन प्रशासनिक व्यवस्था है या कुछ जो टॉपिक एक साथ हमें पढ़ लेने चाहिए उसे एक बार मैं रिवाइज करवा दूंगी। बहुत सारी चीजें तो मैंने साथ में ही बता दी है, सारी चीजें फिर भी एक छोटे वीडियो के रूप में मैं आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक था। अगर आपको मेरे वीडियोज अच्छे लगे, कंटेंट अच्छे लगे, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि मैं भी आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ हमेशा हाजिर रहूं। देखिए कम लोगों को पढ़ाने में ज़्यादा मज़ा नहीं आता, जब तक आप लोगों का अच्छा रिस्पांस मिलेगा नहीं मैं आप लोगों के बीच ऐसे वीडियो लेकर आने के लिए कैसे मोटिवेट हो सकूंगी, है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।